Assalamualaikum everyone, welcome to database course. In today's session we will learn about DML, which stands for data manipulation language, and TCL, which stands for transaction control language in SQL. In our previous lecture we have learned about subquery, nested subquery, use of any and all phrases with subquery, and use of exists and not exists phrases in subquery. In today's lecture, we will learn about different DML statements which include insert, update, delete, and TCL statements which include commit and rollback. Database updates. अभी तक हमने जितनी भी क्यूरीज परफॉर्म की थी उनमें हम डाटा रिट्रीव कर रहे थे. डेटाबेस में हमें अपडेट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना हो या फिर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो, तो इसको आप बोलते हैं डेटाबेस अपडेट्स. इसके लिए SQL इज अ कंप्लीट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML दैट कैन बी यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द डाटा इन द डेटाबेस एज वेल एज क्यूरिंग द डेटाबेस. SQL में हमारे पास एक कंप्लीट DML लैंग्वेज अवेलेबल है जो कि हम डाटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, एज वेल एज क्यूरिंग द डेटाबेस, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं अगर हमने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना हो. तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमारे पास 4 बेसिक कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं. इंसर्ट की स्टेटमेंट यूज होती है एड्स न्यू रोज ऑफ डाटा टू अ टेबल. इंसर्ट की कमांड से हम टेबल में कोई भी न्यू रो इंसर्ट कर सकते हैं. अपडेट इज यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डाटा इन अ टेबल. अपडेट हम यूज करते हैं जब हमने कोई टेबल में एग्जिस्टिंग रो को अपडेट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चेंज हो गया, जब उस रिकॉर्ड को चेंज करेंगे तो रिकॉर्ड को बेसिकली अपडेट कर रहे हैं. डिलीट रिमूव्स रोज ऑफ डाटा फ्रॉम अ टेबल. अब अगर एक एम्प्लॉय जो है उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है तो आप उसका रिकॉर्ड जो है वो अपने डेटाबेस से डिलीट कर देंगे. उसके लिए फिर आप डिलीट कमांड यूज करेंगे. सेलेक्ट इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम टेबल्स. सेलेक्ट जो है उससे हम डाटा को टेबल से रिट्रीव करते हैं. इसकी हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं. आज हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे. सबसे पहले एडिंग डाटा टू द डेटाबेस, इंसर्ट स्टेटमेंट. ओके, टू इंसर्ट अ सिंगल रो इन अ टेबल SQL हैज़ अ फॉलोइंग सिंटेक्स. जब भी आपने किसी भी टेबल में कोई न्यू रो इंसर्ट करनी है, कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है किसी का भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन की है यूनिवर्सिटी, उसका रिकॉर्ड एंटर करना है, या फिर किसी न्यू एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है उसका रिकॉर्ड एंटर करना है, या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है तो उसका रिकॉर्ड एंटर करना है, तो तब आपको अपने टेबल में एक न्यू रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा. सो वी हैव इंसर्ट स्टेटमेंट फॉर दैट. अगर आपने सिंगल रो इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन इन ब्रैकेट्स यू विल राइट कॉलम लिस्ट, देन वैल्यूज़ का कीवर्ड आएगा और उसके बाद आप वो वैल्यूज़ देंगे, वो एक्चुअली रिकॉर्ड की वैल्यूज़ लिखेंगे. ठीक है, तो ये जो बोल्ड में फ्रेजेस लिखे हुए हैं ये आपने एज इट इज़ इंसर्ट की स्टेटमेंट में लिखने हैं और इन्हीं प्लेसेस पे लिखने हैं जहाँ पे ये मेंशन है. स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट होगी इंसर्ट इनटू कीवर्ड से. उसके बाद आपने उस टेबल का नेम देना है जिसमें आपने रिकॉर्ड एंटर करना है. फिर आपने कॉलम लिस्ट बतानी है कि किस किस कॉलम में आप डाटा एंटर कर रहे हैं. उसके बाद वैल्यूज़ का कीवर्ड आएगा और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस में वो डाटा वैल्यूज़ बतानी है जो कि आप इंसर्ट कर रहे होंगे. Here the column list is optional. If omitted, SQL assumes a list of all columns in their original creatable order. अब यहाँ पे ये जो कॉलम लिस्ट वाली ऑप्शन है ये आप ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप ये नहीं लिखते तो फिर आपके जो टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं और उनका जो सीक्वेंस आपने टेबल क्रिएट करते हुए बताया है उन्हीं सीक्वेंस में ये वाली वैल्यूज़ उन कॉलम्स में जाके सेव हो जाएंगी. If specified, then any columns that are omitted from the list must have been declared as null when the table was created unless the default option was used when creating the column. अगर आप कॉलम लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे और उसमें आप टेबल के सारे कॉलम्स नहीं लिखते, तो जिन कॉलम्स को आप नहीं लिखते वहाँ पे नल वैल्यूज़ अलाउ होनी चाहिए. ठीक है, अगर तो आपने टेबल क्रिएट करते वक्त नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है तो फिर आपको वो कॉलम लाजमी मेंशन करना है और उसकी वैल्यू भी मेंशन करनी है. अदरवाइज अगर आपने किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, ठीक है, टेबल क्रिएशन के वक्त, तो कॉलम को आप नहीं भी लिखेंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो उस कॉलम की जगह पे स्टोर हो जाएगी.
द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच लिस्ट मस्ट बी द सेम। अब यहाँ पे जितने आप कॉलम्स के नेम लिखेंगे उतनी ही आपने यहाँ पे वैल्यूज के नेम लिखने और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट आप स्टूडेंट आईडी का कॉलम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा वैल्यू भी पहले आपने स्टूडेंट की आईडी ही एंटर करनी है। देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस इन पोजिशन ऑफ आइटम्स इन द टू लिस्ट। वही जो अभी मैंने बताया कि जो ऑर्डर इन कॉलम्स का होगा उसी ऑर्डर में आपने उनकी वैल्यूज इस लिस्ट में वैल्यू लिस्ट में बतानी है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इंसर्ट अ न्यू रो इनटू द स्टाफ टेबल सप्लाइंग डेटा फॉर ऑल कॉलम्स। अब हमारे पास एक स्टाफ का टेबल है और उसमें हमने एक न्यू रो, एक न्यू स्टाफ का रिकॉर्ड एंटर करना है और सब कॉलम्स के लिए करना है, ठीक है। और जितने भी स्टाफ में कॉलम्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमने ऐड करनी है। हमने इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखी, इंसर्ट इनटू स्टाफ। अब आप देखें यहाँ पे हमने कॉलम्स वाली लिस्ट मेंशन नहीं की क्योंकि हमने सारे कॉलम्स के लिए डाटा एंटर करना है। फिर हमने वैल्यूज का कीवर्ड लिखा और उसके बाद हमने वो पूरा रिकॉर्ड लिखा है। अब ये वाला जो रिकॉर्ड है इसकी वही सीक्वेंस है जो कि आपके स्टाफ के टेबल में कॉलम्स की सीक्वेंस है, ठीक है। पहले आपका स्टाफ नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पोजीशन है, सेक्स है, डेट है, पोस्ट कोड है और फिर ब्रांच नंबर है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपने रिकॉर्ड्स एंटर किए। ये स्टेटमेंट जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके स्टाफ के टेबल में ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो जाके स्टोर हो जाएगा। इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन स्पेसिफिक कॉलम्स। अब हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम टेबल के सारे कॉलम्स में रिकॉर्ड्स एंटर नहीं कर रहे बल्कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में कर रहे हैं। इंसर्ट अ न्यू रो इनटू स्टाफ टेबल सप्लाइंग डेटा फॉर ऑल मैंडेटरी कॉलम्स, स्टाफ नंबर, एफ नेम, एल नेम, पोजीशन, सैलरी एंड ब्रांच नंबर। अब हमें कॉलम्स गिवन हैं जिनमें हमने मैंडेटरी कॉलम्स हैं ये जिनमें हमने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो अब हम इंसर्ट इनटू स्टाफ, आगे टेबल का नेम हमने लिखा है, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में कॉलम्स के नेम लिखे, ठीक है, कि इन कॉलम्स में हमने रिकॉर्ड एंटर करना है जो कि हमें स्टेटमेंट में भी गिवन है। आगे फिर हमने वैल्यूज के साथ उनकी वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि इसमें डेट और जो सेक्स वाला कॉलम है वो मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि उसकी हमें इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने के लिए नहीं दिया गया। तो बाय डिफॉल्ट उन कॉलम्स की वैल्यूज की जगह जो है वो नल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंसर्ट इनटू स्टाफ वैल्यूज। अब आपने ये सारी वैल्यूज इन कॉलम्स की लिखी हुई हैं और जिन कॉलम्स का आपने नाम नहीं लिखा वहां पे आपने नल नल मेंशन किए, ठीक है, क्योंकि आपको उनकी जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। और फिर आपको यहाँ पे कॉलम लिस्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप सारे कॉलम्स की वैल्यूज उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं जो कि आपके टेबल में प्रेजेंट है। अगर आप किसी कॉलम की वैल्यू नहीं लिख रहे तो फिर आपको यहाँ पे टेबल के साथ उन कॉलम्स के नेम्स मेंशन कर रहे हैं जिनकी आप वैल्यूज एंटर कर रहे हैं। इंसर्टिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अभी तक हमने देखा कि हम टेबल में एक सिंगल रिकॉर्ड कैसे एंटर कर सकते हैं। हम एट अ टाइम एक टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी एंटर कर सकते हैं। इंसर्ट 2 न्यू रोज इनटू स्टाफ टेबल सप्लाइंग डेटा फॉर ऑल मैंडेटरी कॉलम्स। अब अगेन हमें जो सिर्फ मैंडेटरी कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यूज मस्ट एंटर करनी है, सिर्फ हमने उनमें रिकॉर्ड एंटर करना है। तो हमने स्टेटमेंट लिखी इंसर्ट इनटू स्टाफ, आगे हमने उन कॉलम्स के नेम दे दिए स्टाफ टेबल के जिसके रिकॉर्ड्स हमने एंटर करने, आगे वैल्यूज का कीवर्ड और फिर आपने पैरेंथेसिस में रिकॉर्ड्स लिखे। अब पहला रिकॉर्ड लिखने के बाद आप कॉमा लगा के उसी तरह अगेन पैरेंथेसिस में दूसरा रिकॉर्ड लिखेंगे और उसमें भी उसी तरह से वैल्यूज डिफाइन करेंगे जो कि आपने कॉलम्स नेम्स इस ऑर्डर में मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे आप जितने मर्जी रिकॉर्ड्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं, सिर्फ आपने उन्हें कॉमा से सेपरेट करना है। इंसर्टिंग रोज फ्रॉम एन अदर टेबल। अभी तो हम वैल्यूज रिकॉर्ड्स जो हैं वो खुद से लिख के ऐड कर रहे हैं। समटाइम्स रोज हम किसी दूसरे टेबल से कॉपी करके अपनी किसी टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हो तो वो भी हम कर सकते हैं। The second form of the insert statement allows multiple rows to be copied from one or more table to another and has the following format. अगर आप किसी दूसरे टेबल का रिकॉर्ड कॉपी करके किसी टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका ये सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू आगे टेबल नेम, उसके बाद कॉलम लिस्ट जिन कॉलम्स की आपने वैल्यूज एंटर करनी है एंड देन सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद हम वो वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे उस टेबल से जिनकी हमें कॉपी करनी है, ठीक है। तो सेलेक्ट की क्यूरी जैसे लगती है बिल्कुल इसी तरह कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी लग सकती है, डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वैल्यूज को कॉपी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है इंसर्ट इनटू सब सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सप्लायर्स। अब हमने एक कोई सब का टेबल बनाया है, ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड्स एंटर नहीं है। हम चाहते हैं कि जो सारे रिकॉर्ड सप्लायर्स में हैं
वो सारे के सारे सब में कॉपी हो जाएं, सब में इंसर्ट हो जाएं। ठीक है, तो अब सब में क्योंकि हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने, हमने इंसर्ट की स्टेटमेंट यूज की, इंसर्ट इनटू सब। उसके बाद हमने बताया सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम। स्टेरिक से आपको पता है कि सारे कॉलम्स के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं, तो वो वाले सारे रिकॉर्ड सप्लायर्स के आपके सब के टेबल में स्टोर हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है सब में वही कॉलम्स आपने टेबल डेफिनेशन में मेंशन किए हों जो कि सप्लायर्स के टेबल में कॉलम्स मेंशन है। अगर सप्लायर्स के टेबल में SID और S नेम है तो सब के टेबल में भी आपके पास SID और S नेम होगा। तो जो सप्लायर्स की SID और S नेम के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो सब के टेबल में स्टोर हो जाएंगे। इंसर्टिंग स्पेसिफिक कॉलम्स डेटा फ्रॉम अदर टेबल। अब पिछले एग्जाम्पल में हमने दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स एंटर किए। अब ये भी हो सकता है कि हमने दूसरे टेबल से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स के रिकॉर्ड्स कॉपी करने हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू सब। अब ये टेबल का नेम है जिसमें आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। आगे आपने कॉलम नेम्स बताए कि इन कॉलम्स की वैल्यूज करना है। ठीक है, ये कॉलम सब टेबल के हैं। आगे आपने कहां से वो वैल्यूज लेनी है, सेलेक्ट सप्लायर नेम सिटी कंट्री फ्रॉम सप्लायर्स। अब ये क्यूरी आपको क्या रिटर्न करेगी, ये क्यूरी सप्लायर्स के टेबल में जो सप्लायर नेम सिटी और कंट्री के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो वाले सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगी और उन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर देगी एस नेम सिटी और कंट्री में। अब आप ये देखें कि इनका ऑर्डर सेम वही है जो हमारे पास इस क्यूरी के रिजल्ट में वैल्यूज आए। द कॉलम्स दैट आर नॉट फिल्ड विद डाटा विल कंटेन नल। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा कॉलम है जो कि सब के टेबल में है लेकिन हमने इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया हुआ तो वहां पे आपके पास नल वैल्यू आ जाएगी। इंसर्टिंग स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अदर टेबल। अब आपने अगर कोई स्पेसिफिक रो उठा के टेबल में कॉपी करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। The following SQL statement copies only the German suppliers into sub. Insert into sub S name city country. Select supplier name city country from suppliers where country equals to Germany. अब पिछली एग्जांपल में हमने सप्लायर्स के टेबल से सारे सप्लायर्स नेम सिटी और कंट्री के रिकॉर्ड्स उठा के सब में स्टोर कर दिए थे, इंसर्ट कर दिए थे। अब हम क्या करें, हम सिर्फ सप्लायर के टेबल में से उन वाले सप्लायर्स का नेम सिटी और कंट्री की वैल्यूज उठा रहे हैं जहां पे हमारे पास कंट्री जर्मनी है। ठीक है, हमने आगे कंडीशन लगा दी। अब ये वाली जब पूरी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी सेलेक्ट वाली तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, आपको उस सप्लायर का नेम सिटी और कंट्री मिलेगा जहां पे कंट्री जर्मनी होगा। तो वो वाला रिकॉर्ड अब आपने सब वाले टेबल में इंसर्ट कर दिया। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक रो उठानी हो दूसरे टेबल से तो फिर आप आगे वेयर कंडीशन के साथ वो कंडीशन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाइंग डाटा अपडेट। अब अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करना हो उसके लिए हमारे पास अपडेट की स्टेटमेंट है। द अपडेट स्टेटमेंट अलाउज द कंटेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग रोज इन अ टेबल टू बी चेंज्ड। अब जो टेबल में आपके पास एग्जिस्टिंग रोज हैं, ऑलरेडी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उनको अगर आपने अपडेट करना हो, चेंज करना हो तो उसके लिए अपडेट स्टेटमेंट है। फॉर्मेट इसका क्या है, अपडेट का कीवर्ड देन टेबल नेम जिसके रिकॉर्ड्स आपने अपडेट करने हैं, देन सेट का कीवर्ड और आगे कॉलम नेम इक्वल्स टू डाटा वैल्यू। अब एक से ज्यादा आपने कॉलम्स की वैल्यूज चेंज करनी है तो फिर आप कॉमा लगा के कॉलम नेम 2 और फिर इक्वल्स के साथ उसकी डाटा वैल्यू। ठीक है, और आगे वेयर सर्च कंडीशन, अगर आपने किसी स्पेसिफिक रो को अपडेट करना हो तो जाहिर है उस रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसकी कोई सर्च कंडीशन लिखनी पड़ेगी। वेयर क्लॉज इज ऑप्शनल इफ omitted the named columns are updated for all the rows in the table। अगर आप यहाँ पे सर्च कंडीशन मेंशन नहीं करेंगे कि आप किस रो की वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं तो फिर आपके टेबल की सारी रोज जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे जो आपने कॉलम लिखा होगा उसकी सारी रोज जो हैं वो इस डाटा वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगी अगर आप वेयर कंडीशन मेंशन नहीं करते। अपडेट ऑल रोज। ठीक है, अगर हमने सारी रोज को अपडेट करना हो जैसे हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, गिव ऑल स्टाफ अ 30% पे इंक्रीज। अब हमने स्टाफ के सारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सब की पे 3% का इंक्रीज लगाने। ठीक है, तो हमने क्यूरी लिखी अपडेट स्टाफ क्योंकि हम स्टाफ के टेबल में चेंजेस कर रहे हैं, सेट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.03। अब हमने किस कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना है, चेंज करना है सैलरी की, और किससे चेंज करना है, उसकी वैल्यू को हम 1.03 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो जब सैलरी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो उन सबको 3% पे इंक्रीज उनका मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने कोई वेयर कंडीशन नहीं लिखी, इट मींस के स्टाफ के सारे मेंबर्स की सैलरी की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जो सैलरी का टेबल होगा उसकी वैल्यू इस वैल्यू से
रिप्लेस हो जाएगी। जो पहले एग्जिस्टिंग सैलरी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.03 से और वो न्यू वैल्यू अब आपके सैलरी के कॉलम में स्टोर हो जाएगी। अब अगर हमने स्पेसिफिक रोज को सिर्फ अपडेट करना हो, जैसे स्टेटमेंट गिवन है गिव ऑल मैनेजर्स अ 5% पे इंक्रीज। अब हमने सिर्फ मैनेजर्स को जो है वो 5% पे इंक्रीज देना है, सारे स्टाफ मेंबर्स को नहीं देना, ठीक है। तो हमने क्यूरी लगाई अपडेट स्टाफ सेट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.05, क्योंकि हम 5% इंक्रीज दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं? वेयर पोजीशन इज इक्वल्स टू मैनेजर। अब इस कंडीशन की वजह से क्या होगा कि जहां जहां पे पोजीशन के कॉलम में मैनेजर की वैल्यू होगी, सिर्फ उन रोज की सैलरी में आप ये चेंज करेंगे, ठीक है। उनकी सैलरी को आप 5% इंक्रीज कर देंगे। अपडेट मल्टीपल कॉलम्स, अगर हमने एट अ टाइम मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना हो, प्रोमोट डेविड फोर्ड स्टाफ नंबर इज इक्वल्स टू SG14 टू मैनेजर एंड चेंज हिज सैलरी टू 18,000। अब हमारे पास एक स्टाफ मेंबर है डेविड, उसकी हमने जो है वो पोजीशन भी उसको प्रोमोट करना है मैनेजर की पोस्ट पे, और उसकी सैलरी को भी हमने इंक्रीज करना है 18,000। मींस हमने दो कॉलम्स में चेंजेस करनी है, पोजीशन वाले में और सैलरी वाले में। तो हम क्यूरी लिखेंगे अपडेट स्टाफ सेट पोजीशन इज इक्वल्स टू मैनेजर, जो पोजीशन का कॉलम है वहां पे जो वैल्यू है वो मैनेजर हो जाए, सैलरी वाले कॉलम की वैल्यू 18,000 हो जाए। कहाँ पे हो जाए? जहां पे स्टाफ मेंबर इज इक्वल्स टू SG14 है। इस स्टाफ मेंबर को हमने ये वाला रिकॉर्ड हमने फाइंड आउट करना है, और सैलरी में और पोजीशन में हमने ये वाली चेंजेस करनी है। तो आपने एक से ज्यादा जब मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू चेंज करनी हो तो आप यहाँ सेट के बाद कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू लिख के और आगे कॉमा लगा के आप फिर आगे डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिलीटिंग डाटा। अगर हमने किसी रिकॉर्ड को डेटाबेस से अपने डिलीट करना हो तो उसके लिए हमारे पास डिलीट का वर्ड है। द डिलीट स्टेटमेंट अलाउज रोज टू बी डिलीटेड फ्रॉम अ नेम टेबल। द फॉर्मेट ऑफ द कमांड इज, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सर्च कंडीशन। अब ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये एज इट इज कीवर्ड्स इन प्लेसेस पे आएंगे जब आपने कोई रो डिलीट करनी है, तो ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम, उसके बाद आपने उस टेबल का नेम लिखना है जहां से आप रो डिलीट कर रहे हैं। आगे वेयर के बाद आपने कंडीशन बतानी है कि आप कहां से कौन सी रो डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। द सर्च कंडीशन इज ऑप्शनल इफ ओमिटेड ऑल रोज आर डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। जब आपने किसी रो को डिलीट करना है तो आप वेयर के बाद कोई भी यहाँ पे सर्च कंडीशन बताएंगे कि उस रो को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। अगर वेयर कंडीशन हम नहीं लिखते तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम की जो कमांड है वो आपके टेबल से सारी रोज को डिलीट कर देगी, क्योंकि हमने कोई आगे उसे सर्च कंडीशन नहीं बताया कि कौन सी स्पेसिफिक रो को डिलीट करे। दिस डज नॉट डिलीट द टेबल इटसेल्फ। टू डिलीट द टेबल कंटेंट्स एंड द टेबल डेफिनेशन यूज ड्रॉप स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर सिर्फ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वाली कमांड आप रन करते हैं तो उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, लेकिन वो टेबल स्टिल एग्जिस्ट कर रहा होगा। उसकी जो डेफिनेशन आपने टेबल बनाते हुए दी है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। वो टेबल आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी उसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर आपने पूरा टेबल डिलीट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक ड्रॉप की स्टेटमेंट है, जो कि हम जब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें हम उसका यूज देखेंगे। लेकिन डिलीट का जो वर्ड है वो आपके सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट करता है, टेबल डिलीट नहीं करता। डिलीट स्पेसिफिक रोज। अब अगर हमने अपने टेबल में से कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है, जैसे डिलीट ऑल व्यूइंग्स दैट रिलेट टू प्रॉपर्टी PG4। अब फॉर एग्जांपल अगर PG4 हमारी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट हो गई है, ठीक है, तो हमने उसे व्यूइंग्स के टेबल में से डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे? डिलीट फ्रॉम व्यूइंग, टेबल नेम है व्यूइंग, ठीक है। अब कौन सी रिकॉर्ड डिलीट करना है? वेयर प्रॉपर्टी नंबर इज इक्वल्स टू PG4। जहां जहां पे व्यूइंग के टेबल में प्रॉपर्टी नंबर की वैल्यू PG4 है वो पूरा रिकॉर्ड आप उस टेबल में से डिलीट कर रहे हैं। डिलीट ऑल रोज। डिलीट ऑल रोज फ्रॉम द व्यूइंग टेबल। अब आपने व्यूइंग टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट फ्रॉम व्यूइंग, टेबल का नेम लिखेंगे, आगे कोई कंडीशन मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने कोई एक रो डिलीट नहीं करनी, हमने सारी रोज टेबल में से डिलीट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL कमांड जो है वो ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए यूज होती हैं। दीज कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज द चेंजेस मेड टू द डाटा इन अ टेबल बाय DML स्टेटमेंट्स। अभी जो हमने 3 कमांड्स देखी हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, वो हमारे डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चेंजेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास TCL कमांड्स है। The standard specifies that an SQL transaction automatically begins with the transaction initiating SQL statement। जब भी डेटाबेस में कोई चेंजेस हमने करनी है तो हम
एक SQL की स्टेटमेंट से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे ट्रांजैक्शन बिगिन, SQLite में हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उससे हम ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम कोई भी वैल्यू अपडेट करें, इंसर्ट करें, डिलीट करें यूजिंग DML स्टेटमेंट्स। फिर हमारे पास एक कॉमिट की कमांड है। कॉमिट स्टेटमेंट एंड्स द ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली मेकिंग द डेटाबेस चेंजेस परमानेंट। अब हमने ट्रांजैक्शन बिगिन करने के बाद कोई भी डेटाबेस में चेंजेस की हैं, वो वाली चेंजेस के बाद अगर हम कॉमिट की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाएंगी। फिर हमारे पास एक रोल बैक की ऑप्शन है। अ स्टेटमेंट अबॉर्ट्स द ट्रांजैक्शन बैकिंग आउट एनी चेंजेस मेड बाय द ट्रांजैक्शन। अब फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी है, उसके बाद आपने कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट किए हैं, कुछ इंसर्ट किए हैं, लेकिन कोई बीच में मिस्टेक हो जाती है और आप चाहते हैं कि ये सारी चेंजेस अनडू हो जाएं, तो आप रोल बैक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, रोल बैक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सारी चेंजेस जो हैं वो अनडू हो जाएंगे और आप वापस आपका डेटाबेस उस स्टेट में चला जाएगा जो इन चेंजेस को अप्लाई करने से पहले था। तो आज के लेक्चर में हमने DML और TCL स्टेटमेंट्स को देखा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड जो है वो टास्क परफॉर्म करेंगे ताकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं।